जस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी हमें दिया हुआ ही है, जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है और एक से ज्यादा अल्कोहल प्रेजेंट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है जो सामने लिखा हुआ है। क्योंकि OH इसमें 3 है, एक एल्डिहाइड है, तो ये तो होगा ही होगा। कोई मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड नहीं है, सपोज करते हैं कोई मॉलिक्यूल X है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगता है क्या वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? तो आंसर है यस। क्योंकि एक डेफिनेशन हमारी ये है कि जब हम किसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है, तब हम इस कंपाउंड को भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कार्बन पर OCH3 ग्रुप दिया गया आपको, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर H ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर OH एंड H लगा हुआ है, यहां पर OH एंड H लगा हुआ है, यहां पर CH2OH लगा हुआ है। अब ये एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल है इसमें बहुत सारे, लेकिन सिर्फ अल्कोहल को तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। लेकिन दूसरी डेफिनेशन लगाओ, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके देखो, HOH। हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करना चाहेंगे, तो पहले वाले कार्बन को सोचो क्या है ये, इस कार्बन पर ईथर है, इस कार्बन पर अल्कोहल है। ईथर अल्कोहल दोनों अगर आ गए इस कार्बन पर, दैट मीन्स ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तब फॉर्मेशन हो जाती है OH एंड H। तो ये हो गया CH3OH, अलग हो गया, यहां पर OH आ गया, एक कार्बन पर 2 OH आ गए। जब एक कार्बन पर 2 OH हैं, तो वाटर माइनस हो जाएगा, वाटर माइनस होकर के फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की, यानी हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। यहां पर है OH एंड H, यहां पर है OH एंड H, यहां पर है CH2OH, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन गया। इसका मतलब है ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि एल्डिहाइड जब ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 बन जाते हैं, 5 बनते हैं, यहां 4 तो ये बन गए, और 5वां यहां OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये बन गया। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की बात मैं कर रहा हूं, जब हमने ग्लूकोज को रिएक्शन कर दिया एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एक ही कंपाउंड मिला। अब ये कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड तो है, पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या मैं इसे कार्बोहाइड्रेट कह सकता हूं? आंसर मिलेगा यस, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर इस कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहां पर H, यहां पर OH, CH3COH, और ये OH आ गया, सारे ये 4 और एक 5 के 5 एस्टर ग्रुप हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड तो था ही एल्डिहाइड, इन पोजीशन पर आ जाएंगे अल्कोहल। यहां पर आ गया OH, H, सब पोजीशन पर OH एंड H आ गया। दैट मींस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिल गया। तो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो यस, ये बात करेक्ट हो गई। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट भी कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। समझने की बात है डेफिनेशन, ऐसे नहीं होगा क्लियर। तो अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हमने जस्टिफाई कर दिया था, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ग्लूकोज के बारे में हमने जाना कि स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, प्रूव्ड, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। क्यों प्रूव हो गया ये? क्योंकि इसमें हमने HI से रिएक्शन करके एनहेक्सेन बना दिया था। दूसरी बात पर आते हैं,
जब हम ग्लूकोज को HCN से रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइडिन बनता है। पहले कार्बन पर साबित हो गया था, प्रूव हो गया था कि पहले कार्बन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फर्दर हमने रिएक्शन कर दिया था ब्रोमीन वाटर से, COH बनना इंडिकेट करता है कि CHO ग्रुप है। फर्दर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का जो एक स्ट्रक्चर निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि ग्लूकोज इज बेसिकली CHOH4 and CH2OH। एल्डो यानी एल्डिहाइड, हेक्सोस, ग्लूकोज जो है एल्डो हेक्सोस है। एल्डो हेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड के कार्बन को छोड़कर बाकी के जो 5 कार्बन बचे उसमें हर कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। एल्डो हेक्सोस का मतलब ये हो गया। तो ये वाली बात काफी हद तक प्रूव हो जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी इस स्ट्रक्चर के साथ, शॉर्टकमिंग। इस स्ट्रक्चर की जो सामने लिखा हुआ है कुछ कमियां पाई गई। अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसमें एल्डिहाइड के सारे रिएक्शन इसको देने चाहिए, इसको 5 OH के रिएक्शन देने चाहिए, देता भी है। कुछ रिएक्शन हमने सोच भी लिए, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन भी करता है, ये सारी कुछ रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग भी इसकी पाई गई। वो शॉर्ट कमिंग क्या है वो अभी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है जो हमने लिखा है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए शॉर्ट कमिंग क्या क्या थी, क्या कमियां थी इस स्ट्रक्चर में, क्या चीजें थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब, अगर ये ओपन चेन बोल रहे हैं तो कहीं ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आएगा, कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होगा, तो उस स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, सोचेंगे। तो पहले तो नंबर पर हम शॉर्टकमिंग की बात करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाता था एल्डिहाइड की, अल्कोहल की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो ये नहीं शो कर पा रहा था। Despite having aldehyde group, glucose does not give 2,4-DNP test। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ते हुए आपने एक टेस्ट पढ़ा था कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिएक्शन करता है, और हम कह रहे हैं ग्लूकोज 2,4-DNP रिएक्शन नहीं देता। तो क्वेश्चन मार्क लगता है, डाउट क्रिएट होता है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको 2,4-DNP रिएक्शन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो 2,4-DNP रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये आपने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। शिफ्ट टेस्ट नहीं देता ये। शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, ग्लूकोज में हम बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड जो है शिफ्ट टेस्ट देता है, लेकिन ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से NaHSO3 से ये रिएक्शन नहीं देता। एल्डिहाइड कीटोन एडिशन रिएक्शन देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से, हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ रखे हैं एल्डिहाइड के, जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं पता है वो लोग समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था ओपन चेन स्ट्रक्चर के पास इसका कि ये 3 रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं। भाई अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जैसा दिखना भी चाहिए ना, एल्डिहाइड जैसे बिहेव भी करना चाहिए इसको। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट हमने बनाया था, एक अभी जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे इससे पहली क्लास में, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बन गया था? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट।
ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो 5 के 5 OH पर एसिटिक एनहाइड्राइड ने रिएक्शन करके एस्टर बना दिया, और जो प्रोडक्ट मिला मुझे ऐसा मिला, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और बाकी कार्बन पर O C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, O C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये बाकी 5 कार्बन पर मिल गया, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में एक एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ये, तो इसको पॉजिटिव देना चाहिए टेस्ट। कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए? टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए इसको। इसको और कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए? हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट आ रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं दे पाता है। यानी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, अगर ये वाला हम ओपन चेन वाला रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको तो हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन देना चाहिए था, इसको NH2OH को। तो ग्लूकोज तो देता है ये रिएक्शन, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्शन नहीं देता हाइड्रोक्सिलमीन से। क्यों नहीं दे रहा है? ये बात समझ से बाहर थी। यही शॉर्टकमिंग है, इसी को तो शॉर्टकमिंग हम बोलेंगे। फर्दर अगर हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज का एक और प्रॉब्लम थी, ये शॉर्टकमिंग नंबर 3, अगर हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, OH राइट पर लिख दिया, OH लेफ्ट पर लिख दिया, बाकी ये राइट पर लिख दिया OH, बाकी ये राइट पर लिख दिया OH, एंड CH2OH लिख दिया, तो भाई ये तो एक ही स्ट्रक्चर है ना। अगर ये सॉलिड है तो एक ही टाइप के क्रिस्टल मिलने चाहिए ना इसके। लेकिन जब हम ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, बना रहे होते हैं, तो ग्लूकोज के 2 क्रिस्टल हमें मिलते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज, एक बीटा ग्लूकोज, जिनके मेल्टिंग पॉइंट, जिनकी सॉलिबिलिटी, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पाई जाती है। ऐसा तो कभी नहीं पाया गया था कि कंपाउंड है एक और मेल्टिंग पॉइंट कर रहा है 2 शो। यानी 2 क्रिस्टल कैसे बन गए? जब ग्लूकोज एक कंपाउंड है, एक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, हमने फिक्स कर दिया। तो ये शॉर्टकमिंग थी। एक शॉर्टकमिंग नंबर 3 क्या थी? कि ग्लूकोज जब बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया, तो इसके 2 टाइप के क्रिस्टल बने। क्रिस्टलाइजेशन करते हुए 2 अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन हुआ। लो टेम्परेचर करके क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना हम, टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाता है। तो पहले एक टेम्परेचर पर एक टाइप के क्रिस्टल मिल गए, फिर लो किया और टेम्परेचर लो किया तो दूसरे टाइप के क्रिस्टल मिल गए। था बिल्कुल ग्लूकोज ही, 100% ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम आ रही थी सारी, 100%। फिर जब ये एक स्ट्रक्चर है हमारा, जो हमने प्रपोज किया है स्ट्रक्चर, ये प्रपोज किया है, एक स्ट्रक्चर होने के बाद फिर आखिर क्यों ये 2 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ये समझ से बाहर बात थी। शॉर्ट कमिंग हो गई, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए शॉर्ट कमिंग आ गई। एक चौथी बात और थी जो किसी को समझ नहीं आ पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बात क्या थी? वो चौथी बात ये थी कि जब आप ग्लूकोज की बात करते हो, तो ग्लूकोज में हम बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, आप जानते हो, CH3OH। एक क्वेश्चन ये आता है कि कितने मोल अल्कोहल के साथ ये एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। फाइनली अगर हम एक्सेस ऑफ मिथेनॉल से रिएक्शन करें तो पहले हेमी एसिटल बनेगा। ये मैंने बाकी ग्लूकोज नहीं लिखा, बाकी पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर आप लिख ही लोगे, एल्डिहाइड लिखा है बस इसका। तो ये आ जाएगा COH, यहां पर आ जाएगा OCH3H, ये पूरा ग्रुप रहा एज इट इज। फर्दर ये हेमी एसिटल बना, फिर दोबारा से एक मिथेनॉल मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है CH3OH,
रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है कार्बन पर OCH3। OCH3 ये पहले से था एक, एंड H, ये बाकी पोर्शन ग्लूकोज का जो कर दूं। तो पहले रिएक्शन में 1 मोल इस्तेमाल हुआ, दूसरे रिएक्शन में 1 और मोल इस्तेमाल हुआ, टोटल मिला करके ये 2 मोल मिथेनॉल के इस्तेमाल होंगे जब हम किसी एल्डिहाइड को रिएक्शन करते हैं एक्सेस ऑफ मिथेनॉल से। तो अगर मैं ग्लूकोज को बोल रहा हूं कि ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसको मिथेनॉल के 2 मोल से रिएक्शन करना चाहिए। ये तो हो गई आइडियल बात। जब मैंने ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि इसमें एक एल्डिहाइड है और इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जैसा दिखना भी चाहिए, बिहेव भी एल्डिहाइड जैसा ही करना चाहिए। और अगर एल्डिहाइड ये है तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि एल्डिहाइड का एक मोल, एक मॉलिक्यूल, एक फंक्शनल ग्रुप 2 मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज को प्रैक्टिकली रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं मिथेनॉल से, तो ग्लूकोज का 1 मोल अल्कोहल के, मिथेनॉल के सिर्फ 1 मोल से रिएक्शन कर पाता है। रिएक्शन तो होता है लेकिन सिर्फ 1 मोल रिएक्शन कर पाता है, ये 2 मोल रिएक्शन नहीं कर पाता। इसका ग्लूकोज का 1 मोल मिथेनॉल के 1 मोल से रिएक्शन कर पाएगा सिर्फ, जबकि नॉर्मल एल्डिहाइड के 2 मोल, नॉर्मल एल्डिहाइड का 1 मोल मिथेनॉल के 2 मोल से रिएक्शन कर सकता है। ये एक ड्रॉबैक थी, ये बहुत मेजर, सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी, और इसी से क्लू हमें मिला था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। यहां से हमें एक आइडिया लगा था कि इस स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंज करें, और ऐसा चेंज हो वो कि ये जो नई एबनॉर्मेलिटीज हैं ये एक्सप्लेन की जा सके और पुराने वाले जो हमने रिएक्शन किए हैं वो वहीं के वहीं रहे। ऐसा नहीं है कि नई चीज तो एक्सप्लेन कर दी, पुराने वाले रिएक्शन भी तो हो रहे हैं। कुछ ऐसा प्रपोज करना पड़ेगा। अब एक नया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, जो 3-4 रिएक्शन हमने पढ़े हैं कि रिएक्शन किया ब्रोमीन वाटर के साथ, रिएक्शन किया हमने नाइट्रिक एसिड के साथ, रिएक्शन किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वो वाले रिएक्शन भी दे वो स्ट्रक्चर जो हम अब नया प्रपोज करें, और ये एबनॉर्मेलिटी भी प्रूव हो जाए कि भैया ये क्यों नहीं हो रही है। 2 मोल हमें मिथेनॉल के रिएक्शन करने थे, 2 मोल की जगह 1 ही मोल इस्तेमाल हो पा रहा है, ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर, ये तो मैं अभी बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इसको, ये जो स्क्रीन पर आया था, ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ मिथेनॉल, जबकि CHO का एक ग्रुप 2 मोल मिथेनॉल से रिएक्शन करना चाहिए। प्रिंसिपली तो ये 2 मोल से रिएक्शन करना चाहिए। अब आती है बात आगे से, इस सारी बात को एक्सप्लेन करने के लिए 4 ये जो ऊपर एबनॉर्मेलिटीज नजर आई ग्लूकोज के ओपन चेन में, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया। अब क्वेश्चन एक आ गया सीधा सीधा थ्योरेटिकल, क्या नीड थी कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को लिखने की। तो आप ये 4 एबनॉर्मेलिटीज बताओगे, 4 ड्रॉबैक बताओगे कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये 4 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे सोचें। बिल्कुल सोचेंगे और बहुत आसान है। जिन लोगों ने ये हेमी एसिटल एसिटल समझ लिया उनको बिल्कुल चुटकी में समझ आ जाएगी बात। हेमी एसिटल बनने का एक सिंपल प्रोसेस आपको बताऊं। मैं कहता हूं कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ कॉम्बिनेशन करता है
और हेमी एसिटल बनता है। ये CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इथेनल एंड मिथेनॉल। क्या बनाओगे भाई आप इसमें? आप बना दोगे यहां पर OH और यहां पर OCH3, ये बनाओगे। ये हेमी एसिटल बनाया मैंने एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल के 1 मोल को इस्तेमाल करते हुए। अब भाई क्या जो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, सॉरी ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? आंसर है यस, प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है? यस, इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। OH OH OH, ये मैंने थोड़ा सा तिरछा मिर्चा करके लिख दिया। इस ग्लूकोज को, ग्लूकोज ही तो है ये एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन पर OH, तीसरे पर OH, चौथे पर OH, पांचवे पर OH, छठे पर OH। तो अगर मैं यहां देखो नीचे वाले पोर्शन पर, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6, ये कार्बन 6। OH लिखने बाकी हैं। पहले पर तो एल्डिहाइड था, दूसरे पर अल्कोहल, तीसरे पर अल्कोहल, चौथे पर अल्कोहल, पांचवे पर अल्कोहल, छठे पर अल्कोहल। ये जो मॉलिक्यूल लिख करके मैंने अभी बताए थे आपको शुरू में, ये एल्डिहाइड तो वैसा का वैसा ही है, तो यहाँ रिएक्शन तो वैसे के वैसे ही रखने दे हैं, कुछ नया काम नहीं करना है आपको। अल्कोहल तो वैसा का वैसा ही है जो अल्कोहल था। ये वाला अल्कोहल एक पांचवें कार्बन का अल्कोहल पहले कार्बन के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये बना सकता है। बस रिएक्शन यहाँ इतने पोर्शन पर रिएक्शन को देखो, बाकी जो कुछ है वैसा का वैसा ही रहने दो। बाकी कुछ क्या है, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप लिख दो। कार्बन नंबर 3 पर OH है, OH लिखा रहने दो। कार्बन नंबर 4 पर OH है, OH लिखा रहने दो। कार्बन नंबर 5 का OH इस्तेमाल कर लिया हमने, कार्बन नंबर 6 पर OH है, OH लिखा रहने दो। ये एक ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रखा है मैंने, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख रखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान देना है हमें इस कार्बन पर, कार्बन नंबर 1 पर। कार्बन नंबर 1 जब ओपन चेन में था तब एक एल्डिहाइड था। कार्बन नंबर 1 जब साइक्लिक में आ गया अब एल्डिहाइड नहीं रहा। क्या बन गया ये? फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा इस पर। इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर है, हेमी एसिटल कार्बन है ये। यानी जो ओपन चेन में एल्डिहाइड वाला कार्बन था वो अब साइक्लिक में हेमी एसिटेलिक कार्बन बन गया नया। प्लस साथ में एक और बड़ा काम हुआ है, अगर ध्यान दोगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ये कार्बन कायरल नहीं था, नॉन कायरल कार्बन था। 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए हमारे पास कायरल कार्बन के लिए। कार्बन नंबर 1 पर कायरलिटी नहीं है ओपन चेन में, लेकिन
जब मैं इसका साइक्लाइजेशन कर देता हूं, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होने के बाद ये कार्बन नंबर 1 जो अब हेमी एसिटेलिक कार्बन बन गया, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। देखो, OH पहला ग्रुप, H दूसरा ग्रुप, कार्बन तीसरा ग्रुप, ऑक्सीजन चौथा ग्रुप। ये साइक्लिक में नया कायरल कार्बन बन गया। ये तो पहले से थे, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा कार्बन, ये तो पहले से 4 कायरल कार्बन ओपन चेन में मौजूद थे, लेकिन अब एक पांचवा नया कायरल कार्बन बन गया। नया कायरल कार्बन बनने की वजह से इसमें एक और ओरिएंटेशन मिलेगा मुझे, क्योंकि जब एक नया कायरल कार्बन बनता है तो उस पर OH की पोजीशन 2 हो सकती हैं। एक तो यही OH लिख दिया मैंने इसी पोजीशन पर, और दूसरा, और मैं क्या पोजीशन लिख सकता हूं? OH की पोजीशन मैं दूसरी और लिख सकता हूं, एक जिसमें OH इस साइड की जगह दूसरी साइड आए। तो ये बेसिक आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात तो पढ़ी रखी है कि जब एक नया कायरल कार्बन बनता है तो एक कायरल कार्बन के बिहाफ पर हम 2 स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 जो नया ओरिएंटेशन दिया, कार्बन नंबर 2 जिस पर OH है, कार्बन नंबर 3 जिस पर OH है, कार्बन नंबर 4 जिस पर OH है, कार्बन नंबर 5 जिसका OH यूज होके हेमीएसिटल बना चुका है, कार्बन नंबर 6 जिसका एक OH है रिंग के बाहर, कार्बन नंबर 6 रिंग के बाहर। ये इस नए कायरल कार्बन पर 2 ओरिएंटेशन की वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 मिलेंगे। वो जो अभी एबनॉर्मेलिटी आ रही थी ना कि ग्लूकोज के जब हम क्रिस्टल बना रहे होते हैं तो वो 2 मिलते हैं, एक को हम नाम दे देते हैं किसी एक को अल्फा, एक को हम नाम दे देते हैं बीटा। रहेगा तो डी, ये डी का डी रहेगा, डी की पोजीशन पे तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। एक छोटी सी बात का एक्सप्लेनेशन मिला, अभी बहुत सारी बातें हैं जो एक्सप्लेन करनी है, धीरे धीरे सब होंगी, कोई चुटकी बजा करके नहीं होंगी, कोई इंस्टेंट नहीं है, मैगी नहीं पकेगी कि जी 2 मिनट में खाना बन गया। सारी चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना है? ओपन चेन स्ट्रक्चर का साइक्लाइजेशन सोचना है, रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल सोचना है। क्या किया मैंने? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के एल्डिहाइड को ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 के अल्कोहल से साइक्लाइजेशन करते हुए एक हेमी एसिटल बना दिया अल्कोहल। मैंने बड़ी सिंपल तरह से समझाने की कोशिश की आपको। एक अलग मॉलिक्यूल अगर होता एल्डिहाइड, एक अलग मॉलिक्यूल होता अगर मिथेनॉल अल्कोहल, तो ये आपस में क्या बनाते? हेमी एसिटल बनाते। लेकिन अब ये अलग अलग नहीं है, ये साइक्लिक रिंग में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं तो लगे रहने दो, इनको रिएक्शन करा दो अभी भी, बस जो ये यहाँ पर हैं अलग अलग, ये इसकी वजह से रिंग बन जाएगा विद ओरिएंटेशन। आपको अपनी अपनी पोजीशन पर 2, 3, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को रखते हुए अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का रिएक्शन कराकर नया एक कार्बन कायरल जनरेट करना होगा। ये नया कायरल कार्बन एक जनरेट हुआ है। ये नया कायरल कार्बन जो जनरेट हुआ है उसकी वजह से 2 ओरिएंटेशन इसके मिलते हैं, और जब 2 ओरिएंटेशन मिल जाएंगे उनमें से एक को हम नाम अल्फा दे देंगे, एक को नाम हम बीटा दे, इनकी डिटेल पर आएंगे अभी। और ये नया स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है उसको हम कहते हैं हेमी एसिटेलिक स्ट्रक्चर। इसमें एल्डिहाइड नहीं है। मेन बात क्या है? जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है सॉल्यूशन में इन 2 फॉर्म में, ओपन एंड साइक्लिक में, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है रिवर्सिबिलिटी के साथ। यानी जब मैं ग्लूकोज के सॉलिड ग्लूकोज को डिसॉल्व करूंगा वाटर में, तो ग्लूकोज का ओपन एंड साइक्लिक एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यानी ओपन से साइक्लिक, साइक्लिक से ओपन। दैट मीन्स सॉल्यूशन में 3 फॉर्म अवेलेबल होंगी।
एक ओपन चेन, एक अल्फा ग्लूकोस, एक बीटा ग्लूकोस। लेकिन जब मैं इसे सॉलिडिफाई करूंगा, सॉलिडिफाई करने पर जो अल्फा फॉर्म होगी उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो बीटा फॉर्म होगी उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ओपन चेन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो अल्फा एंड बीटा के ही क्रिस्टल बनेंगे। अब जब हम रिएक्शन कराने की बात करेंगे, रिएक्शन कराने के लिए हमें हेमी एसिटल के भी रिएक्शन मिलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तीन चीजें अवेलेबल हैं, ओपन ग्लूकोस, एक अल्फा ग्लूकोस और एक बीटा ग्लूकोस। ये तीन ग्लूकोस क्योंकि इकट्ठे एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये तीनों रिएक्शन देते हैं अपने अपने। जहां एल्डिहाइड के रिएक्शन की जरूरत पड़ती है वहां एल्डिहाइड रिएक्शन दे देता है, जहां हेमी एसिटल के रिएक्शन की जरूरत होती है वहां हेमी एसिटल रिएक्शन देता है। तो मेन बात ये समझने की है, ये जो की पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी पोर्शन है ये एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है। ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी में भले ही क्वेश्चन कम आते हो बोर्ड में, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये पोर्शन और इससे रिलेटेड पोर्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप पढ़ा करो, टेक्स्ट पढ़ा करो। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको इसके जरूर आंसर मिलेंगे। तो अब मैं अपनी बात को, जो मैंने बात ये समझाई है, दोबारा से सम अप कर रहा हूं, स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखते हुए। इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6-membered रिंग, यही बात मैंने डिटेल से समझाई, इन विच OH एट 5th कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। एल्डिहाइड ग्रुप मेरे पास है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, छठे कार्बन, पांचवें कार्बन के OH से हेमी एसिटल बना लेता है। ये रिएक्शन यहां समझ नहीं आएगा, एल्डिहाइड अल्कोहल के रिएक्शन को पक्का करके अप्लाई यहां पर होगा। ग्लूकोज के जो बाकी OH हैं वो अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे, ये वाली बात कही गई है। जब साइक्लाइजेशन होगा तब ओपन चेन से जब साइक्लिक बनेगा, तो क्योंकि नया एक कायरल कार्बन जनरेट होगा, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन जब अल्कोहल से कॉम्बिनेशन कर लेगा ये, तो नया एक कायरल कार्बन बनेगा। नया कायरल कार्बन एक अगर बना तो उसके बिहाफ पर दो स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर एक नहीं बनेगा, दो स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। उसमें से एक को नाम हम अल्फा दे देंगे, एक को बीटा नाम दे देंगे। और ये दो फॉर्म्स, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक, और साइक्लिक की अगर मैं दो मिला लूं अल्फा एंड बीटा, तो ये तीन फॉर्म्स, एक्यूरेटली मुझे बोलना चाहिए, ये तीन फॉर्म्स, एक ओपन दो साइक्लिक, ओपन चेन ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस प्लस बीटा ग्लूकोस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। या मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं तो ओपन चेन ग्लूकोस साइक्लिक ग्लूकोस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। जब आप केमिकल रिएक्शन करना चाहोगे तो सॉल्यूशन में तो लाओगे ही, दो सॉलिड को तो मिक्स नहीं करोगे केमिकल रिएक्शन के लिए, कहीं ना कहीं मीडियम तो देना पड़ेगा कोई। तो जब भी ये मीडियम में आएगा यानी वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो सॉलिड ग्लूकोज जो होगा या अल्फा होगा या बीटा होगा, ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं दो बातें सिंपल तरह से बोल सकता हूं, ओपन चेन ग्लूकोज साइक्लिक के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, या मैं बोल सकता हूं ओपन चेन ग्लूकोज दो साइक्लिक फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, ओपन इक्विलिब्रेटेड विद अल्फा, ओपन इक्विलिब्रेटेड विद बीटा। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखने के दो तरीके हैं, ओपन एंड साइक्लिक, किधर भी लिख दो, साइक्लिक इधर लिख दो, ओपन इधर लिख दो, चलेगा। साइक्लिक क्योंकि दो फॉर्म है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओपन साइक्लिक अल्फा, पूरी बात लिखनी है, अल्फा ग्लूकोज एंड साइक्लिक
बीटा ग्लूकोज, नाम दे दिए गए इनको अल्फा बीटा। ये वही अल्फा बीटा हैं जो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी शुरू में कि ग्लूकोज के जब क्रिस्टल हम बनाते हैं तो दो टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि नया एक कायरल कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है जिसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक को नाम है अल्फा, एक को नाम हम बीटा दे देते हैं। अब सारे क्वेश्चन का एक एक करके हम सारे आर्ग्यूमेंट्स का समाधान कर सकते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जो हमने वहां पर की थी कि शॉर्टकमिंग्स आ रही थी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, वो शॉर्टकमिंग इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो रिप्रेजेंट करने का ये सिंपल तरीका, लेकिन ये मेन एक्यूरेट तरीका तो ये है। सोल्यूशन में ओपन अल्फा एंड बीटा। ओपन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर कंसंट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इस बात को फिलहाल छोड़ते हुए, मानते हुए कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं ओपन से, तो ये ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन अल्फा एंड बीटा का होता है, थोड़ा सा लेकिन ओपन चेन भी होता है। लेकिन अल्फा बीटा में ट्रांसफर जरूर हो सकती है। दो बड़े ड्रम्स हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम समझो 1000 लीटर का है सपोज करते हैं ये, और दूसरा भी मान लो 1500 लीटर का है ड्रम। एक पतले पाइप से जोड़ दिया मैंने इसको, यहाँ 1 लीटर के थ्रू जोड़ दिया ऐसे छोटे पाइप से, तो इसका सामान इधर, इसका सामान इधर किया जा सकता है। इसके बावजूद भी कि नेग्लिजिबल है ये 1000 लीटर के कंपैरिजन में 1 लीटर, तो ये 1 लीटर ही मान लो इसे ओपन चेन को, बहुत कम है ये, ना के बराबर है, गिनती नहीं है इसकी कोई। लेकिन इस पाइप के जरिए इसका सारा मटेरियल इधर जा सकता है, इसका इधर, यानी बीटा ओपन चेन के जरिए अल्फा में, अल्फा ओपन चेन के जरिए बीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में सेपरेट कर लिए गए, अब ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे और अब वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह से एग्जिस्ट करेंगे। ये सारी बात को हम दोबारा से, अगर ये तो मैंने बताया ये आपको, देखो ये जो लिखा था, these two cyclic form exist with in equilibrium with open chain structure। अब अगर ये है जैसे एल्डिहाइड अल्कोहल, हेमी एसिटल बना दिया इसने, अल्कोहल ने रिएक्शन किया यहां, ये H आ गया इस पर, हेमी एसिटल, लेकिन ये साइक्लिक हेमी एसिटल है। इस प्रोसेस में ध्यान देने की बात बस ये है कि ये कार्बन जो बना है ये नया कायरल कार्बन बना है, ये कायरल नहीं था, ये बात इंपॉर्टेंट है। नॉट कायरल, दिस कार्बन इज कायरल। अब ये कायरल है क्यों? एक H एक OR, यहाँ कार्बन कार्बन है इसमें लगे हुए, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो दो ओरिएंटेशन मिलेंगे हम। एसिटल मिला, इसको हमने बोल दिया ये वाला, इसको छोड़ो अभी फिलहाल, ये वाला नहीं, ये वाला। ये मिला क्या? साइक्लिक। इसमें कायरल मिला, जब कायरल मिला तो दो ओरिएंटेशन, एक नया कायरल कार्बन बनने की वजह से एक बार मैं OH इधर लिख सकता हूं, एक बार OH में इधर लिख सकता हूं, ऑक्सीजन। ये ओरिएंटेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दो ओरिएंटेशन ये हेमी एसिटल के मिले। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस हेमी एसिटल में, यानी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब जब इस हेमी एसिटल को किसी और अल्कोहल से रिएक्शन करोगे आप, अल्कोहल से मतलब मिथेनॉल से, इथेनॉल से, प्रोपेनॉल से, तो जो OH था ये OH की जगह OR ग्रुप आ जाता है, तो एक ही मोल इस्तेमाल हुआ। बाहर से जो अल्कोहल आपने इस्तेमाल किया वो सिर्फ एक मोल इस्तेमाल हो पाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से ने तो पहले से ही जो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट था उसने पहले से ही एक मोल से रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना दिया था। और ये जो हेमी एसिटल बना था, ये हेमी एसिटल फर्दर अब एक मोल ग्लूकोज के साथ, एक मोल मिथेनॉल के साथ या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसिटल बना सकता। मिक्स इसलिए कहा क्योंकि इधर ईथर अलग है, इधर ईथर अलग है, इसलिए इसे मिक्स बोल दिया। अब इसे ग्लाइकोसाइड ये नाम छोड़ दो, अभी इसे नाम को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या ग्लाइकोसाइड होता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इस स्टेज में अभी इसे फिलहाल छोड़ दो।
बस ये एसिटल समझो इसे आप। अब मैं ये सारा काम ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर करूंगा। ये मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज नहीं लिखा, लेकिन ग्लूकोज लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 2 पर OH इधर, कार्बन नंबर 3 पर अपोजिट पोजीशन पर था, 4 पर, 5 पर एंड 6 पर ये OH, यहां तो CH2 था। ये ग्लूकोज लिख दिया मैंने। यानी अगर मैं ये ग्लूकोज लिखता हूं, ये तो ओपन चेन ग्लूकोज पहचानते हो, उसे तो पहचानना शुरू कर दिया होगा अब आपने। ओपन चेन ग्लूकोज मैंने कुछ नहीं किया, इसको रोटेट कर दिया बस। CHO इधर लिख दिया, ऐसे रोटेट करो, देखो कोई हरज की बात नहीं है। इस 5वें कार्बन पर जो OH इधर लिख रखा था उसको चेंज करके नीचे ही तो लिख दिया मैंने, कौन सा इसमें गुनाह कर दिया। कार्बन पर इधर OH था, इधर CH2OH था, इधर H था। कायरल कार्बन पर 3 पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 2 पोजीशन एक दूसरे से नहीं कर सकते। कायरल का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। अगर कायरल कार्बन पर 3 पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज कर दें तो नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता। तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम पढ़ा करते थे। 5वें कार्बन पर OH इधर होता था, CH2OH इधर होता था, इधर H होता था। तो मैंने क्या किया, CH2OH को इधर लिख दिया, OH इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया। ये वही ग्लूकोज है जो हम ओपन चेन पढ़ते आ रहे थे। अब इसे रोटेट किया। रोटेट हमने इसे किस तरह से किया, ये रोटेशन दिया, इसका बीच एक्सेस मान के यहाँ रोटेशन करके लिख दिया। अब ये जो कार्बन की पूरी चेन है 1 2 3 4 5 6, ये सीधी तो नहीं होगी, कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं कार्बन नंबर 1 ये लिख रहा हूं तो कार्बन नंबर 2 ये लिख सकता हूं, एंगल के साथ कार्बन नंबर 3 लिख सकता हूं, कार्बन नंबर 4 लिख सकता हूं, कार्बन नंबर 5 लिख सकता हूं, कार्बन नंबर 6 लिख सकता हूं। ये पहला कार्बन ऐसे लिखा, दूसरा कार्बन लिखा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वें कार्बन का OH। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल अलग थोड़े ही है ये। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि मैंने बस यहां पर स्ट्रेट लिख रखा है, रोटेशन किया इसे, जो गिवन तरीका था उसको रोटेट करके, और कार्बन क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो एंगल जितने इसके 109.5 होते हैं उसके अकॉर्डिंग बना दिया। तो ये OH इसके पास आएगा, इनफैक्ट ये दूर नहीं है कि रिएक्शन ना कर पाए, ये इसके नजदीक है। जब ये रिएक्शन कर पाएगा तो एल्डिहाइड एंड अल्कोहल रिएक्शन करके, अभी हमने पढ़ा है हेमी एसिटल बनाते हैं, ये हेमी एसिटल बनाएंगे। समझना पड़ेगा जोर लगा करके। हेमी एसिटल बनाएंगे तो कायरल कार्बन पर जब हम हेमी एसिटल बनाएंगे 2 हेमी एसिटल बनेंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं अगले स्लाइड में, देखो कुछ नया नहीं है, ये बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, ये वही है स्ट्रक्चर जो भी लिखा है। इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को ये लिखा जा सकता है, इस वाले पर ध्यान दो, देखो ये वाला मत देखो भी, ये देखो सिर्फ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। देखो OH ऊपर हो गया ना, OH ओरिएंटेशन वहीं रखना है ऊपर। कार्बन नंबर 4, ये 4, कार्बन नंबर 4, OH डाउनवर्ड। कार्बन नंबर 5, 5, 6, CH2OH ऊपर हो गया। ये इन दोनों ने, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ने आपस में रिएक्शन किया। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। जब रिएक्शन करा दिया मैंने तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन ये है जो हेमी एसिटिलिक कार्बन है। ये हेमी एसिटिलिक कार्बन पर अब क्योंकि नया कायरल कार्बन बन गया तो 2 ओरिएंटेशन होंगे, एक तो यही है
जिसमें OH मैंने ऊपर लिख दिया, और एक और ओरिएंटेशन होगा जो मैं साथ में अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं खुद लिख करके बता रहा हूं। वो ओरिएंटेशन जिसमें OH ऊपर ना लिख करके मैं नीचे लिख दूं, यानी कायरल कार्बन पर सिर्फ उसी पर ओरिएंटेशन हम नया लिख पाएंगे जो हमने नया कायरल कार्बन बनाया। यहाँ पर OH मैंने डाउनवर्ड लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया, ऊपर H लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया, ये CH2OH लिखा, H लिखा। ये जो मॉलिक्यूल सामने लिखा हुआ है ये ग्लूकोज का साइक्लिक ही है, लेकिन ओरिएंटेशन इसका अलग है। इसमें OH एक ऊपर आ रहा है, इसमें एक OH नीचे आ रहा है, बस इतना फर्क है। इसमें से एक को नाम हम, क्योंकि जब भी ये प्रोसेस क्या है, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन का प्रोसेस हेमी एसिटाइलेशन कहलाएगा। एल्डिहाइड ने अल्कोहल से रिएक्शन किया, हेमी एसिटल बना, ये 1 कार्बन पर हेमी एसिटल बना, ये प्रोसेस हेमी एसिटाइलेशन है। हेमी एसिटाइलेशन प्रोसेस के दौरान एक नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ। एक नए कायरल कार्बन जनरेट होने की वजह से दो नए कॉन्फ़िगरेशन बने। एक कॉन्फ़िगरेशन को नाम हमने अल्फा दिया, एक कॉन्फ़िगरेशन को नाम हमने बीटा दिया। बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री वो जो कायरल कार्बन वाली थी वो भी इस्तेमाल हो रही है। एक कायरल कार्बन के बिहाफ पे हम दो स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, दो ओरिएंटेशन लिखते हैं। तो नया कायरल कार्बन बना तो उसके बिहाफ पे हमने दो स्ट्रक्चर लिख दिए, एक को हम अल्फा नाम दे देंगे, एक को हम बीटा नाम दे देंगे। ये इनफैक्ट बात है सारी जो समझने की बात है। ये वाला जो OH है, साथ के साथ इसको और भी सोचते चलो, एक बेसिक बात ये सोचते चलो कि ये वाला जो OH है, अगर इस OH की बात हो रही है एंड CH2OH जो है, ये किस किस की बात की मैंने, कार्बन नंबर 1 जो नया कायरल कार्बन बना है उसका OH कार्बन नंबर 5 के CH2OH के साथ अगर सेम पोजीशन पर है, दोबारा से बता रहा हूं, कार्बन नंबर 1 जो नया कायरल कार्बन बना है, कार्बन नंबर 5 जिसका OH यूज किया गया कायरल कार्बन बनाने के लिए, इसलिए 5वां सेलेक्ट किया मैंने, कोई और नहीं लिया। ये तो यूज ही नहीं हो रहा ना रिएक्शन में। 2, 3, 4 रिएक्शन में कौन यूज हो रहे हैं, 1 कार्बन एंड 5 कार्बन। भाई 1 कार्बन यूज हुआ एंड 5 कार्बन यूज हुआ, तो इन्हीं की तो बात करेंगे, किसी और की क्यों बात करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 का OH कार्बन नंबर 5 के CH2OH के साथ अगर सेम पोजीशन पर है, ये भी ऊपर है रिंग के, ये भी ऊपर है, तब हम इसको बीटा ओरिएंटेशन बोलेंगे। ये बीटा ग्लूकोज है। और अगर कार्बन नंबर 1 का OH कार्बन नंबर 5 के CH2OH के साथ अपोजिट पोजीशन पर है, ये रिंग के ऊपर है, ये रिंग के नीचे है, तब हम इसको अल्फा ओरिएंटेशन बोलेंगे। तो ये जो अल्फा एंड बीटा नाम लिखे जा रहे थे, ये हमें ही नहीं बस कि किसी एक को बोल दो। कॉन्फ़िगरेशन नया कायरल कार्बन जो बना, उस नए कायरल कार्बन में जो कायरल कार्बन का OH है वो अगर 5वें CH2OH के साथ सेम पोजीशन सेम पोजीशन पर है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये बीटा ओरिएंटेशन है या बीटा ग्लूकोज है। और अगर यही काम मैं दोनों OH एंड CH2OH का अपोजिट लेकर के करता हूं, तब मैं ऐसे बोलूंगा कि ये अल्फा ग्लूकोज है। तो अल्फा एंड बीटा ये दो ओरिएंटेशन ग्लूकोज के किस तरह से बनते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में समझो चीजों को, सबको लिंक कर, भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कोई जल्दी से नहीं होगा काम। अगर समझना है तो चीजों को सिस्टम के साथ समझना पड़ेगा, एकदम से नहीं आ जाएगा, इंस्टेंटली नहीं होगा। ध्यान रखना कि बस 5 मिनट में पढ़ो, बस एकदम से समझ आ जाए।
चीजों को लिंक करते हुए, पुरानी चीजें रिपीट करके। एसिटाइलेशन, हेमी एसिटाइलेशन पढ़ के समझ लोगे। बिल्कुल बायोमोलिक्यूल की, कार्बोहाइड्रेट की बैकबोन है ये पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यही पार्ट है जहां से कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग, लॉजिक के सब यहीं से निकलते हैं, कितने भी कर लेना आप क्वेश्चंस। वेल, तो ये एक बात मैंने बता दी आपको। अब अगर इसमें मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने ये हटा दिया, देखो इसको ध्यान देना कि मैंने यहां पर OH को ऊपर लिखा, इसको हटाकर मैं नया एक लिख रहा हूं। यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को नीचे, OH नीचे आया। अब ये नहीं, गलत कह रहा हूं, ये वाला सॉरी, ये तो 4 नंबर का मैंने मार्क कर दिया ना, तो गलत कर दिया। 1 की बात हो रही है, ये 1 की बात हो रही है। 1 पर OH नीचे आया, CH2OH ऊपर आया, तो ये ओरिएंटेशन पहले वाले से अलग है। देखो पहले वाला जो था, इसमें OH एंड CH2OH दोनों एक साइड आ रहे थे। जो दूसरे वाला बनाया, इसमें CH2OH और ये OH दोनों अपोजिट साइड है। ये नीचे वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है। अल्फा ओरिएंटेशन है। अगर अपोजिट होते हैं, ट्रांस होते हैं, बोलो ट्रांस, बिल्कुल इसे कोई मना नहीं करेगा, है ही ट्रांस। ये अपोजिट पोजीशन पर जब होते हैं तब उसे ट्रांस बोला जाता है, और जब वो सिस पोजीशन पर होते हैं बस। लेकिन ये ध्यान रखना कि किस किस को बोल रहे हैं हम ट्रांस, पहले और 5वें कार्बन पर ट्रांस बोल रहे हैं, इन दोनों को नहीं बोल देना कि कभी इन दोनों को, ये तो सिस हैं, इसका क्या लेना देना है दूसरे कार्बन का, इसने तो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, पार्ट लिया है पहले और 5वें कार्बन ने। वेल, ये एक बात हो गई। तो अब अगर हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन हमें मिले। ये वही है जो अभी मैं डिटेल से आपको सारी बात बता चुका हूं, वही सारी बात है। प्रोसेस समझाया गया है, नया कायरल सेंटर बना, नया कायरल कार्बन बना, साइक्लाइजेशन। ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इस पे तो कायरल नहीं है, ऐसे तो कहीं भी लिख सकने का अधिकार है हमें। मैं चाहे डबल बॉन्ड ऊपर लिखूं चाहे नीचे लिखूं, इसको मत बोल देना, अभी ये कायरल नहीं है। लेकिन जब कायरल बन जाएगा, फिर हमें एक फिक्स रिजिड पोजीशन पर लिखना होगा। अब ये कायरल बन गया, अब कहीं भी लिखना नहीं संभव है। अब जब हम वहां लिखेंगे जहां पर एक फिक्स, जहां पर भी लिख देंगे एक फिक्स ओरिएंटेशन, CH2OH, ये सेम पोजीशन, ये अपोजिट ट्रांस पोजीशन, ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया है इनफैक्ट। अब ये वाली बात समझनी है कि ये क्या हैं दोनों आखिर आपस में। अगर मैं इन 2 स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता हूं कि एक तो स्ट्रक्चर बना नया साइक्लिक ग्लूकोज का, ये एक साइक्लिक का नया स्ट्रक्चर मिला ग्लूकोज का, ये सेकंड। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है कि हेमी एसिटिलिक कार्बन पर ओरिएंटेशन अलग अलग है। ग्लूकोज के वो स्ट्रक्चर्स जिसमें सब कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, बस सिर्फ एक कार्बन को छोड़कर। और वो कौन सा कार्बन? जो कार्बन पहले एल्डिहाइड का हुआ करता था, बाद में अब हम इसे नाम नया देंगे क्योंकि ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल का मतलब जिस कार्बन पर ईथर, उसी कार्बन पर अल्कोहल हो, तब हम उसे हेमी एसिटल बोलेंगे। हेमी एसिटेलिक कार्बन पर 2 कॉन्फ़िगरेशन हमें मिले, 1 एंड 2। ऐसे 2 कॉन्फ़िगरेशन को हम एक नाम दे देते हैं, और वो नाम है एनोमर्स। तो ग्लूकोज के ये 2 ओरिएंटेशन 1 एंड 2, जिसे हमने क्या नाम दिया? जिसे हमने नाम दिया अल्फा एंड बीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नाम दिए थे ना इन्हें, जो OH एंड CH2OH दोनों एक साइड जब आ रहे थे, तब हमने इनको नाम दे दिया था बीटा, जब सेम साइड थे। और जब ये 2 पहले और 5वें कार्बन पर अपोजिट साइड थे, तब हमने इसको नाम दे दिया था अल्फा। तो अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस, ये डेफिनेटली एक दूसरे के आइसोमर्स हैं।
और स्टीरियो आइसोमर हैं, इनमें सिर्फ ओरिएंटेशन का अंतर है, बॉन्डिंग बिल्कुल सेम है। ऐसे दो आइसोमर्स को हम नाम देंगे कि ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर कॉल्ड एज एनोमर्स। तो एक एनोमर की डेफिनेशन जरूर आती है, आपके लिए ये पता करना काफी इंपॉर्टेंट है कि एनोमर हम किसे बोल रहे होते हैं। और ये है क्या? ये हेमी एसिटल है। अगर यहां कीटोन होता तो हम इसे हेमी कीटल बोल देते। कीटोन यहां ग्लूकोज में तो नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज तो एल्डिहाइड से बनता है, लेकिन फ्रक्टोज कीटोन से बनता है, तो हम इसे बस एसिटल की जगह कीटल नाम बोल देंगे, चेंज करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए। एक एसिटल होता है, वो एल्डिहाइड से प्रोड्यूस होता है। एक कीटल होता है, कीटल किससे बनता है? कीटल बनता है कीटोन से। नाम मिलते जुलते भी हैं, याद रखने भी आसान है, आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। एक इसका नेमिंग का और थोड़ा सा इशू आता है। जब हम ये ग्लूकोज बनाते हैं साइक्लिक, तो ये ग्लूकोज 6 मेंबर्ड बनता है। 6 रिंग में एलिमेंट्स आए, पूरे रिंग में 6 एलिमेंट आए। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट नंबर 6, ऑक्सीजन। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसको मैं बोलूंगा ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये रिजेंबल करता है किसी एक स्ट्रक्चर से। एक स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में, यहां ये 6 मेंबर्ड जिसमें एक ऑक्सीजन आ जाए, इसको हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है, बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर है, पायरान बोलते हैं हम इसे। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर का कार्बन स्केलेटन पायरान से रिजेंबल कर रहा है। पायरान से रिजेंबल करने का मतलब क्या हो गया कि हम इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मिलता जुलता, भाई यहां OH है, ठीक है, CH2OH है लगा हुआ है, लेकिन स्केलेटन तो वैसा ही है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो हम ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज ना कह करके ग्लूकोपाइरेनोस बोल देते हैं, क्योंकि ये रिजेंबल कर रहा है पायरान के स्ट्रक्चर से। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हम ये ना बोल के कि ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हम बोल देते हैं कि ये ग्लूकोपाइरेनोस है। अंडरस्टूड है? जब कोई भी पायरेनोस बोलेगा तो आप ये इमेजिन करोगे कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए पायरेनोस नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि पायरान जो होता है वो तो साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज को एक नया नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या होगा? ग्लूकोपाइरेनोस। लेकिन ग्लूकोपाइरेनोस तो दो हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास अल्फा है, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। और इसको बोलेंगे हम दूसरे वाले को जिसमें OH है, OH, CH2OH दोनों सेम साइड है, इसको बोलेंगे हम बीटा ग्लूकोपाइरेनोस। ओपन चेन के लिए ये नाम नहीं लिखे जाएंगे। ओपन चेन तो बस ग्लूकोज है तो ग्लूकोज है, नॉट ग्लूकोपाइरेनोस। अच्छा, क्योंकि हमने ड्राइव जो किया है, बनाया है कैपिटल D से, तो हम इसको बोलेंगे और इलेबरेट कर दें नाम को, अल्फा D, कैपिटल D ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा D ग्लूकोपाइरेनोस। और इलेबरेट कर दें क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। ओरिएंटेशन भी पता चल गया, ड्राइव किससे किया है पता चल गया, ऑप्टिकल रोटेशन पता चल गया, पायरान का मतलब ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है। ये स्ट्रक्चर्स हमें ग्लूकोज के बड़े ढंग से अच्छी तरह से सीखने हैं। इवन बोर्ड तक में ये लिखने के लिए आ जाते हैं। आपको स्ट्रक्चर बस लिखने के लिए बोलेंगे, वहां तो याद करके रट रटा के भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने समझा दिया। तो अब जो बात मैंने बताई है उसे समझो। हेमी एसिटल और हेमी केटल, कार्बन ऑफ द साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये नाम हम सिर्फ एनोमर्स जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का बनेगा। अगर ऐसा
भाई ये तो हमने एल्डोहेक्सोस के लिए लिया, लेकिन एल्डो पेंटोस के लिए भी कभी ऐसा बनता था, तब भी हम उसे एनोमर नाम देंगे। कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स दैट डिफर ओनली इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन नंबर 1 पर या हेमी एसिटेलिक कार्बन पर डिफरेंट होती है, तब हम उन्हें बोलते हैं कि ये एनोमर्स है। एक को हम नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं बीटा। अल्फा एंड बीटा हम नाम दे देंगे। और ये जो अभी आपको बात बताई कि जो 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग हम क्योंकि इसको पायरान बोलते हैं, तो इसलिए ग्लूकोज को हम नाम देंगे पायरेनोस। और ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखा जाता है, सारी बात आप सीख चुके हो। इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने सारा यही ड्राइव किया अभी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हैवर्थ स्ट्रक्चर, और पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। या अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन करना है, ओपन चेन नहीं करना है। अगर आपसे कहा जाए राइट पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप ये जो सामने स्ट्रक्चर लिखा था, ये वाला स्ट्रक्चर लिखोगे, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे। ये वाले जो सामने लिखे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये समझ करके आपको करने हैं। ये अल्फा एंड बीटा दोनों ओरिएंटेशन समेत अंतर, यही वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1 कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1 पर OH ट्रांस हैं, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1 पर OH एंड CH2OH सिस हैं। ये भी ऊपर है रिंग के, ये भी ऊपर है रिंग के। तो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, और पॉजिटिव ये दोनों हैं क्योंकि दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। ये हम इन मॉलिक्यूल को नाम दे रहे होते हैं। एनोमर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के वो दो आइसोमर्स जिनमें सिर्फ हेमी एसिटेलिक कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं कि ये एनोमर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वो दो स्टीरियो आइसोमर जिनमें हेमी एसिटेलिक कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं एनोमर्स। एनोमर्स की डेफिनेशन पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखो, कोई डाउट प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताओ, आगे प्रोसीड करता हूं मैं। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो एनोमर्स की, कि हम एनोमर्स किन को बोलते हैं। एनोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स of carbohydrates which have different orientation only at hemiacetylic carbon, only at hemiacetylic carbon। ब्रैकेट में लिखना, this hemiacetylic carbon is called as anomeric carbon।
फॉर एग्जाम्पल एनोमर्स के एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। इसके बाद ग्लूकोज में एक छोटी सी चीज और बचती है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने ये एपीमर डिस्कस किए, एपीमर के अलावा एक और होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनोमर्स। सॉरी, हमने एनोमर डिस्कस किए, मैं उल्टा बोल गया, हमने डिस्कस किए अभी एनोमर्स। इसी तरह से एक होते हैं एपीमर्स। एपीमर बहुत आसान है डिफाइन करना। हमारे पास कोई से भी दो कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो ओपन चेन है चाहे वो साइक्लिक है। देखो ध्यान रखो, एनोमर्स का साइक्लिक होना जरूरी है, एनोमर ओपन चेन नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जब ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के एनोमर कहलाएंगे, जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर, जो कि हेमीएसिटिलिक कार्बन है, उस पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। एपीमर के लिए ये कंडीशन नहीं है, एपीमर साइक्लिक भी हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं। किनको बोलेंगे हम एपीमर? वो स्टीरियो आइसोमर, मैं कोई एक ग्लूकोज से लिख लेता हूं, चलो 4 कायरल कार्बन है, पांचवा ये CH2OH लिख दिया, यहां OH लिखा, OH लिख दिया, यहां OH लिख दिया, यहां OH लिख दिया, H लिख दिया, H लिखा, यहां H लिखा, यहां H लिखा। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। मैं नया एक और ओरिएंटेशन लिखता हूं जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। यहां 4 कायरल कार्बन है, इन 4 कायरल कार्बन में से मैं नया स्ट्रक्चर जो लिखूं सिर्फ एक में डिफरेंट आए, बाकी 3 पे यही कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, पहले वाला वैसा ही लिख दिया मैंने, दूसरे वाला मैंने चेंज कर दिया, यहां चेंज आया, तीसरे वाला मैंने वैसे ही लिखना होगा, अब सिर्फ एक पर करना है क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट, और वो हम कर चुके हैं। तो अब इन दो को कंपेयर करें हम, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस इज नॉट ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं कहना प्लीज इसे। क्यों? ग्लूकोज में तो कार्बन नंबर 3 पर OH मुझे लेफ्ट पे लिखना, लेकिन मॉलिक्यूल तो है ही भाई, ग्लूकोज का आइसोमर तो है ही। कोई से भी वो दो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 एंड नंबर 2 जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, एक कायरल कार्बन पर बस, बाकी सब सेम हो, एक कायरल कार्बन, एक में OH लेफ्ट है तो इसी सेम पर राइट है, बाकी तो ये वहीं का वहीं है OH, बाकी ये OH वहीं है, ये OH वहीं है, तीनों वहीं के वहीं है। अब वो एक कायरल कार्बन कोई सा भी हो सकता है, ये पहला भी हो सकता था, ये दूसरा भी हो सकता था, ये तीसरा, ये चौथा, किसी और मॉलिक्यूल में जिसमें दो ही होते तो ऐसे कोई से भी स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं कि ये एपीमर्स होते हैं। और टेक्निकली अगर आपने बेसिक पढ़ रखे हैं पहले, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स पढ़ रखे हैं, दोनों डायस्टीरियोमर्स होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि मिरर इमेज नहीं हो सकते। ये मिरर इमेज जो होते हैं उनको तो हम इनेंशियोमर बोलते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं होते उनको हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो ये वाले दो मॉलिक्यूल को डायस्टीरियोमर भी कहा जा सकता है। तो हम अपनी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि वो डायस्टीरियोमर्स जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, उन डायस्टीरियोमर्स को हम बोलते हैं कि ये एपीमर्स है। ये साइक्लिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्या डेफिनेशन बताई मैंने एपीमर की? वो डायस्टीरियोमर्स
या वो स्टीरियो आइसोमर जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनकी बात करता हूं। इनमें कितने कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट है भाई? पहले पर यही तो बस डिफरेंस है, ये CH2OH, ये पहले पर OH ऊपर है और इसमें पहले पर नीचे है। बाकी दूसरे में OH यहाँ नीचे है, इसमें भी नीचे है। इसमें तीसरे पर OH ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। चौथे पर OH नीचे है, इसमें भी नीचे है। इसमें पांचवें पर CH2OH ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। इसमें भी तो एक पर ही डिफरेंट है, तो इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? ये भी तो इपिमर है। यस, ये भी इपिमर है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें कार्बन हेमी एसिटेलिक है जहां ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसलिए ये स्पेशल टाइप का एपिमर है जिसे हम नाम एनोमर देंगे। तो मैं अपनी बात को सिंपल करते हुए, दुनिया के सारे एनोमर एपिमर जरूर होंगे, लेकिन सारे एपिमर एनोमर नहीं होंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एपिमर का मतलब किसी भी कार्बन पर ओरिएंटेशन एक पर, बस डिफरेंट। एनोमर का मतलब कार्बन पर तो एक पर ही ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन नेसेसरीली हेमी एसिटेलिक कार्बन होना चाहिए, यानी वो कार्बन वो वाला कार्बन होना चाहिए जो पहले एल्डिहाइड था, जिसने अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ये क्वेश्चन आपके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, एपिमर एनोमर में डिफरेंस। तो आपके लिए आज का एक क्वेश्चन और भी हो गया सोचने का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमर एंड एपिमर। डेफिनेशन तो याद कर ही लोगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन एपिमर एंड एनोमर। एपिमर में सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है और वो कार्बन कोई सा भी हो सकता है। एनोमर में भी एक कायरल कार्बन पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, लेकिन वो हेमी एसिटेलिक कार्बन होगा। जिस कार्बन पर हेमी एसिटल है बस उसी पर ओरिएंटेशन डिफरेंट रख दें अगर हम, तो ये वाला एपिमर एनोमर कहलाना शुरू हो जाएगा। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है ये एपिमर की। और एपिमर डायस्टीरियोमर होते हैं, एनोमर भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं। कभी मिरर इमेज नहीं हो सकते दो एनोमर एक दूसरे के, इनेंशोमर नहीं हो सकते, डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। एपिमर भी डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन हो गई है, टू डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली एट वन एसिमेट्रिक यानी कायरल कार्बन आर कॉल्ड। अगर ये कार्बन नंबर 2 पर है तो मैं C2 एपिमर बोल दूंगा, कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंट है तो C1 एपिमर बोल दूंगा, कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंट है तो C3 एपिमर बोल दूंगा। तो डी ग्लूकोस, जो हम ग्लूकोस का ओपन चेन लिख रहे थे, अब ग्लूकोपाइरेनोस नहीं लिखा तो ये ओपन चेन है। अगर डी ग्लूकोपाइरेनोस लिख दिया होता तब मैं साइक्लिक लिख रहा होता ऐसे। तो डी ग्लूकोस एंड डी मैनोस आर C2 एपिमर। C2 एपिमर का मतलब कार्बन नंबर 2 पर बस ओरिएंट, जो ग्लूकोस का तो हमें पता ही है, हम लिख ही लेंगे। तो मैनोस पता चल गया मुझे। मैनोस एंड ग्लूकोस में क्या अंतर आएगा? ग्लूकोस के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पर बस ओरिएंटेशन डिफरेंट कर देना है, तो वो मैनोस बन जाएगा, डी मैनोस बन जाएगा। देखो ये लिखेंगे। ग्लूकोज देखो, क्योंकि ग्लूकोज की बात की गई है, बाकी ना देखो स्ट्रक्चर। अभी इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पर ओरिएंटेशन डिफरेंट कर दिया, OH राइट से OH लेफ्ट पर कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ये डी मैनोस स्ट्रक्चर है और ये C2 एपिमर है। तो ये तो एग्जाम्पल हमारा हो गया। एक और इसका एपिमर अगर मैं C4 करता हूं, ग्लूकोज के चौथे कायरल कार्बन पर, चौथे कार्बन पर OH राइट से लेफ्ट पर लिख दिया, तो ये गैलेक्टोस बोला जाएगा। तो ये कहलाएगा कि ये C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज है। गैलेक्टोस नाम तो चेंज हो ही जाएगा, अब ग्लूकोज तो बचेगा नहीं। तो ये मैंने आपको एपिमर की डेफिनेशन बताई। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये। आज की क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा, दूसरी क्लास है मेरी अभी, तो इसको बड़ी अच्छी तरह से आपको करना है। ग्लूकोज का पोर्शन पूरा हो गया है। ये अगली क्लास में हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
ग्लूकोज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो फ्रक्टोज तो समझ लो आ ही गया समझ। ग्लूकोज को समझने के लिए एल्डिहाइड कीटोन के हेमी एसिटल रिएक्शन को समझना बहुत अच्छी तरह से जरूरी है, और जो जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो जो रिलेटेड रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड के अल्कोहल के, पहले उनको कवर करो, तब जाकर के ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूं, अगली क्लास में हम फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे।